किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। कैसे हैं आप? आज जब मैं स्टूडियो आपसे मिलने के लिए आ रहा था, तभी बीच में हरिशंकर परसाई की कुछ लाइनें मेरे सामने आई। उसमें लिखा यह था कि हर आदमी बेईमानी की तलाश में है और हर आदमी बड़ी शिद्दत से चिल्लाता है बेईमानी है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पे बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। हर मंगलवार और गुरुवार को मैं और आप सच की बात करते हैं, सच को जीते हैं, सच को सहेजते हैं और सच को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश सच के साथ करते हैं। तो ये सच हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, लेकिन ये सच कहीं हाथ से सरक ना जाए, इसको थामने की कोशिश मेरी और आपकी हमेशा रहती है। आप जानते ही हैं कि इस शो में कुछ ऐसे विषय लेके आता हूं मैं आपके लिए जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाहे बगाए आप उनसे परेशान हैं, उनसे ग्रसित होते जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? बात बताइए। आज आपकी बात करें, आपकी सेहत की बात करें, या फिर उस इंटरनेट की बात करें जो आपको छोड़ता नहीं है? अब ये मुझे बताइए, ये इंटरनेट कहीं आपका डॉक्टर तो नहीं है? अगर इंटरनेट आपका डॉक्टर है या आप खुद इंटरनेट वाले डॉक्टर हैं, तो आज का ये एपिसोड आपको मस्ट वॉच है। जरा भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बड़ी गफलत की जो इंटरनेट के जरिए उपचार ढूंढने, टेस्ट करने, ट्रीटमेंट करने तक पहुंच जाती है। हमने कई बार देखा है कि एक क्लिक पे अब बाल झड़ रहे हो तो इंटरनेट, सांस फूल रही हो तो इंटरनेट, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो तो इंटरनेट। यानी इंटरनेट के जरिए हम सिर्फ अलर्ट नहीं होते हैं, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। और अलर्ट होना, जानकारी लेना और खुद डॉक्टर बन जाना, जो इसकी थिन लाइन है ना, बस इसी को मेंटेन हम नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद जो होता है हमारे जीवन में, वो जानलेवा भी हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ अलर्ट कर रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं, आपको अलर्ट मोड पे बिल्कुल चिंतित होकर संजीदगी के साथ आज का ये शो जरूर देखना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 50 से 55 मिनट आपके इस जीवन में इंटरनेट को लेके जितने भी भ्रम होंगे, कम से कम इलाज के कॉन्टेक्स्ट में वो दूर हो जाएंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों को आज मैंने अपने पैनल में जोड़ने की कोशिश की है, जो आपको बताएंगे, जो आपको समझाएंगे कि कैसे आपको बचना है, किस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करना है और कैसे इंटरनेट चाहे ना चाहे आपको अपनी जद में लेता जा रहा है। तो आप जानते हैं, ये मेरे शो की रवायत है। प्रोग्राम की शुरुआत एक डिटेल रिपोर्ट के साथ और उसके बाद बेहद खास मेहमान। शुरुआत करते हैं सच के साथ। अगर आपका डॉक्टर इंटरनेट है तो सावधान हो जाइए। आज हम हर तरह की जानकारी को सिर्फ एक क्लिक में चाहते हैं। जानकारी लेने तक तो ये आदत समझ में आती है, लेकिन यही आदत जब बीमारी के निदान और उपचार तक पहुंच जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। इंटरनेट के जरिए अपने शरीर में रोग के लक्षण ढूंढना और खुद ही उसका इलाज कर लेना जोखिम भरा हो सकता है। बाल झड़ रहे हो तो इंटरनेट, सांस फूल रही हो तो इंटरनेट, बुखार आ जाए तो इंटरनेट, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी इंटरनेट पर इलाज ढूंढकर उसका उपचार करना आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा रिस्क है। इससे उपचार कम, गलतफहमियां पनपने, गलत उपचार होने, रोग के बढ़ने और यहाँ तक कि रोग के गंभीर होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको ये समझना होगा कि इंटरनेट आपको नहीं जानता है। वेबसाइट को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और अन्य लक्षण पता नहीं होते हैं जो उपचार के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अलर्ट हो जाइए। ये कोई होशियारी नहीं, बल्कि एक बीमारी है। इंटरनेट पर आंख मूंद कर भरोसा कर इलाज करने की इस बीमारी का नाम है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट, यानी इडियट सिंड्रोम। इसलिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बिना कुछ सोचे समझे इंटरनेट पर भरोसा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
इडियट सिंड्रोम का शिकार शख्स डॉक्टर पर भरोसा कम करता है और इंटरनेट सर्च के दम पर वो खुद डॉक्टर बन जाता है। मेडिकल की भाषा में इसे साइबर कांट्रिया कहते हैं। याद रखें, इंटरनेट से मिली जानकारी आपको अलर्ट तो कर सकती है, लेकिन आपका इलाज नहीं कर सकती। WHO इस तरह की स्थिति को इंफोडेमिक कहता है, जिसने स्वास्थ्य सेवा में मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं, क्योंकि इसने बीमारी के प्रकोप के दौरान डिजिटल और फिजिकल वातावरण में बहुत ज्यादा जानकारी पैदा कर दी है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों को लेकर अविश्वास पैदा हो गया है। तो आज सच के साथ के कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण के बिना किसी को इमारतें बनाने का जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता, या जिस तरह आप बड़ा निवेश करने से पहले आर्थिक सलाहकार की सलाह लेते हैं, इसी तरह रोग निदान, उपचार और अपने स्वास्थ्य के प्रबंधन। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से सालों से हम तक पहुंचाती आ रही हैं। शमिष्ठा शर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं और बेबाकी से अपनी राय अक्सर मेरे शो में रखती हैं। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं अरुणिमा वाजपेयी, और नेट सेवर हैं, नेट का इस्तेमाल करती हैं और नेट से अपना इलाज भी करती हैं। आज समझेंगे कि कैसे ये इलाज करती हैं। तो सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, क्या ये एक आदत है या आदत बीमारी में तब्दील हो गई है, और अगर ये बीमारी है तो सर कितना बड़ा खतरा है इस इंटरनेट के जरिए होने वाले इलाज से हमको? घनश्याम जी, इसको ऐसा समझें कि ये बीमारी से बीमारी तक की यात्रा है। जब टेक्नोलॉजी हर समय आती है आपके दिनचर्या को आसान कर देने के लिए, टेक्नोलॉजी ये अच्छी चीज़ है, विज्ञान का अच्छा आविष्कार रहा, लेकिन उसको बाईपास करते हुए हम बीमारी के जरिए उसमें घुसे, बीमारी का समाधान ढूंढने और खुद बीमार हो गए। अब बीमार कैसे हुए? इस बीमारी का नाम है साइबरकॉन्ड्रिया, मतलब हाइपोकॉन्ड्रियासिस। एक बीमारी साइकेट्री में हम लोगों की पता थी, जिसमें इंसान को बेवजह ये भ्रम हो जाए कि वो बहुत कोई मेजर इलनेस से ग्रसित है, लेकिन एक्चुअली उसको बीमारी है नहीं। लेकिन ये जब बीमारी ढूंढना चालू कर दे इंटरनेट पे, तो उसको कहते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। अब इसमें बहुत थिन लाइन है, इसमें कोई मना ही नहीं है कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या एक क्रेडिबल सोर्स से है, इसकी जानकारी, इसको जिसको आप लोग मीडिया में कहते हैं फैक्ट चेक, ये इसको बिना किए हुए आप उससे सर्च करते हैं और मान लेते हैं जो लक्षण आपके मिल रहे हों, और खास करके कैंसर और हार्ट, दो तकलीफ तो ऐसी है जिसके लिए लोग मान लेते हैं कि उनको कैंसर हो गया है। और मेरे पास हफ्ते में 4 से 5 लोग ऐसे आते हैं जो कन्विंस होकर आते हैं कि उनको कैंसर है, क्योंकि उनके लक्षण मिल रहे थे कैंसर की बीमारी से, इंटरनेट से। तो एक तरह से जागरूकता बढ़ी, लेकिन उनके हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसको साइबरकॉन्ड्रियासिस कह सकते हैं, उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है। अब ये थिन लाइन कैसे ठीक होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास बात ये होगी कि क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन उसमें सर्च करके डाटा एनालिसिस होगी और उसके बाद डाटा आपको आउटपुट मिलेगा। अभी ओपन www से आप लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन कहीं से आ सकती हो सकता है कोई व्यापारी अपने सामान को प्रमोट करने के लिए कर रहा हो, आपको गुमराह कर रहा हो, और इस तरह से बहुत सारी बीमारियों में लोगों ने देखा भी है कि बहुत सारा गलत इलाज हुआ है। तो ये थिन लाइन एक यात्रा की तरह चल रही है, जिसमें एक गार्डरेल की भी जरूरत है और एट द सेम टाइम लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। उससे कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी भी मिलेगी, लेकिन उसको क्रेडिबली चेक करना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, ये कैसे समझ में आए कि मुझे नेट का इस्तेमाल अभी अवेयरनेस के लिए करना है, अभी ट्रीटमेंट के लिए नहीं करना? क्योंकि अपने आप में ये सेल्फ रियलाइजेशन भी होना बहुत बड़ी बात है कि देखिए साहब, मुझको ऐसा हो रहा है, मैं नेट से इलाज कर रहा हूं, जिसको हम इडियट सिंड्रोम जो हम अपने रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, उससे ग्रसित हूं। सर, ये पता कैसे चलेगा खुद को? ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग, मोबाइल स्क्रॉलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अगर इससे आप ग्रसित हो गए हैं तो आप बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रहे हैं, आप बेसिकली बीमार हो चुके हैं। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग उसको कहते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान लगभग 12 से 14 किलोमीटर पर मंथ मोबाइल की स्क्रॉलिंग करता है। 12 से 14 किलोमीटर पर मंथ। इतना वॉक भी नहीं कर रहा है। इतना वॉक भी नहीं कर रहा। आप जो थंब चलाते हैं उसकी स्क्रॉलिंग को, उसको कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। मतलब यहाँ से बिहेडेड हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी तकलीफ को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उलझते उलझते घंटा निकल गया और घर के लोगों ने जगाया कि खाना खा लो, बहुत देर से खाना ठंडा हो रहा है। आपको पता ही नहीं था, अवेयर नहीं थे सराउंडिंग के लिए, और आप उलझ के उसमें रह गए। तब
इसका मतलब बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रहे थे। दूसरा, आपकी समस्या, आपके थॉट्स परपेचुअल बार बार आने लगे विचार कि मुझे तो बीमारी हो गई पक्का, अब तो मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, ये बीमार आपको कर रहा है, मतलब बीमारी है नहीं। आप जांच कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डाटा आंकड़े ये कह रहे हैं कि 50% इंटरनेट यूजर फिर जाकर उस फैक्ट को चेक करते हैं डॉक्टर के पास, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन आपको मिला नहीं। और 50% यूजर में 33% मान लेते हैं कि मुझे बीमारी नहीं है, बाकी लोग ग्रसित हो जाते हैं साइबरकॉन्ड्रियासिस से। और सर खुद तो बहुत से तो खुद ही बता देते डॉक्टर को कि मुझे इस तरह का सिम्टम है भाई और इस तरह का हो रहा है, बस इलाज कर दो। बिल्कुल, आपका आधा काम तो खुद ही कर ले रहे हैं। तो इसमें भी एक पतली लाइन क्या है, थिन लाइन ये है कि आप सेकेंड ओपिनियन लें, इंटरनेट से जानकारी जरूर लें, डॉक्टर से रिकन्फर्म भी करें, लेकिन आपने मेडिकल पढ़ी नहीं है, इसलिए उस पे एडमिट ना हो, आपकी जानकारी अधूरी भी हो सकती है। ठीक है, तो जिसका काम उसी पे साझे। लेकिन डॉक्टर अरुणा ब्रूठा, क्या ये डॉक्टर्स पे बढ़ते हुए अविश्वास की भी एक वजह है कि हम डॉक्टर्स पे उतना विश्वास नहीं कर रहे? क्योंकि कई बार कुछ होता है तो कहते हैं यार डॉक्टर बहुत लूटते हैं, बेवजह के टेस्ट लिखा देते हैं, टेस्ट लिखा के ही डॉक्टर्स को पता चलता है कि हमें क्या दिक्कत है। तो मैम, जो असल में जिस तरह का विश्वास होना चाहिए, क्या वो भी लैक कर रहा है? इसी वजह से हम जो दूसरा ऑप्शन है, जो सरल विकल्प है इंटरनेट, हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये पर्सनालिटी, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और आपको एक एंग्जाइटी होती है पहले कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दिल बहुत तेज चल रहा है, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वो हो आया और कार्डियोलॉजिस्ट साहब ने कहा कुछ नहीं है तुझे, फिर वो आता है, कहता है ये ठीक डॉक्टर नहीं है, वो दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से कहता है, वो कहता है कि कुछ नहीं है तुझे, वो कहता है मैं वापस आके इंटरनेट से चेक करता हूँ, राइट। सो जब वो इंटरनेट से चेक करता है, सिम्टम तो सारे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी के कोई भी सिम्टम्स ऐसे हैं कई जो कि मिलते जुलते हैं हार्ट से, जब आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे दिल का तेज चलना या दिल का कम चलना या कमजोरी आ जाना, और आप इमेजिन करने लग जाते हैं बस मुझे है ये, वो मेरे नेबर को हुई थी ना तकलीफ, मुझे भी यही है। सो सबसे पहले आप देखिए कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो है एंजाइटी से शुरू होके कहाँ आकर फंसता है, उस आदमी में फंसता है जो बार बार कंपल्शन होती है उसको देखने की कि ये इंटरनेट में भी लिखा हुआ है, मैं कैसे गलत कह सकता हूँ, वो डॉक्टर गलत होगा। अब आया आपका सवाल कि क्या हम डॉक्टर पे यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। ऐसा होता है जैसे आप कहते हो ना, आजकल डॉक्टर ऐसे ही टेस्ट लिख देते हैं, आप कभी ये नहीं सोचते कि आपकी ऊपरी त्वचा, ये जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, ये एक तरह का डेटा देता है, और अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे डॉक्टर को ही कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। सो ये जो टेस्ट होते हैं ये बहुत सी बातों का यकीन दिलवाते हैं कि ये है, ये नहीं है। सो मुझे लगता है कि यू मे बी परफेक्टली राइट कि कई बार हम डॉक्टर्स को बदनाम करते हैं और उनको ट्रस्ट नहीं करते। किसको ट्रस्ट करते हैं? इंटरनेट को। अब जब इंटरनेट नहीं था तब हम ये बातें करते थे, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि कोई हमारे मनपसंद की बात करे तो यकीन आता है। डॉक्टर अगर 10 मिनट में या 5 मिनट में आपको छोड़ दे, बोलो ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन उसने 5 मिनट में आपकी नब्ज पकड़ के कह दिया आपको कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है का मतलब है जो बार बार आते हैं तो साइकोलॉजिस्ट को रेफर करिए कि कुछ तो है जो वो बार बार आप ही के चक्कर काटता है, और आजकल वो इंटरनेट के भी चक्कर काटता है। लेकिन डॉक्टर ब्रूठा, इस पे एक चीज और ऐड ऑन करना मैं चाहता हूँ कि एक टाइम पे हम कहते थे कि भाई देखिए डॉक्टर और मरीज का रिश्ता जो है वो भगवान और इंसान का है। क्या उस रिश्ते में भी गिरावट आ गई है? अब सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर है, क्या उस सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच वो रिश्ता डेवलप नहीं हो पा रहा है जहां पे असल में विश्वास की जरूरत है? और बिना विश्वास के किसी की कही बात या किसी की दी गई दवा आपको लगता है मैम असर करती है? असर तो करती है, लेकिन आपको विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बोलने की भाषा
सोचने की भाषा बदल गई है। आप ही ने भाषा इस्तेमाल करी है, कंज्यूमर। सो अगर आप अपने को कंज्यूमर मानते नहीं, हैं, ऐसा हो गया ना मैम, नहीं हो हुआ गया, ऐसा? मान गई ना, तो विश्वास फिर कम होने मैम, लगेगा। आपको कोई हॉस्पिटल बिना डिपॉजिट के एडमिट करने को तैयार नहीं होता है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में ही तो है ना। वो हमें सर्विस सर्विस तभी प्रोवाइडर देगा जब है। मेरी जेब में पैसा होगा। सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे आप कहते हैं कि बेड अच्छा नहीं था, वो गर्मी बहुत थी, एक बेड पे 3 मरीज लेटे हुए थे, ये कोई हॉस्पिटल है? तो जब आपके हॉस्पिटल की अवस्थाएं, जितनी भी वो प्रोविजन आपको देते हैं, उसका खर्चा कौन उठाएगा? आप अपनी जनता देख रहे हैं कितनी है। आप इस समय 15 दिल्ली में हॉस्पिटल्स और खोल दीजिए, रश ऐसा ही रहेगा। एक, हम हैं बहुत ज़्यादा, दूसरा हम ज़रूरत से ज़्यादा हॉस्पिटल की सुविधाओं पे क्रिटिसाइज करते हैं, ये नहीं था, वो नहीं था। तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। बिजली का बिल कौन देगा? पानी का बिल कौन देगा? डॉक्टरों की जो फीस है, मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई ना। ये मैं मटेरियलिस्टिक emotional attachment चीज की बात नहीं कर रहा है, हूँ। नहीं। क्या एक डॉक्टर उतनी ही कंसर्न के साथ पेशेंट को ट्रीट बहुत कर रहा है? डॉक्टर्स उतनी ही श्रद्धा से देखते हैं पेशेंट्स को, लेकिन आप डॉक्टर को इंसान मानेंगे तब। हम तो भगवान अगर आप मानते हैं कहें, ना। एक हम तो मिनट, भगवान मानते हैं। हाँ जी, आप इंटरनेट को भगवान मानते हैं, ये देख लेना आप। लेकिन आप ये बताइए, अगर एक डॉक्टर 400 आदमियों की ओपीडी एक दिन में निकालता है, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है। डॉक्टर इंसान नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास सुविधाएं और होनी चाहिए ताकि हम डॉक्टर्स पे विश्वास रखें। क्या कोविड के बाद पल पल खुद को फिट रखने की जो जद्दोजहद हमारे जीवन में शुरू हुई है, उसी का एक बड़ा नतीजा भी है कि हम इंटरनेट सेवी हो गए हैं और इंटरनेट पे मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके भी हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है। कोविड के बाद क्या ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है शर्मिष्ठा? बिल्कुल घनश्याम जी, ये आंकड़ा बढ़ा है क्योंकि कोविड के समय आपके पास कोई सोर्स नहीं था, और जब फिजिकल कांटेक्ट आप नहीं कर सकते और आप किस तरह से डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे, वो सारी समस्याएं आई, तो आपने इंटरनेट पर इलाज ढूंढना अपने सिम्टम्स के मुताबिक। क्या आपको हो सकता है, सेल्फ डायग्नोसिस लोगों ने शुरू कर दिया कि डॉक्टर के पास एकदम से आप कोई भी अपना अपॉइंटमेंट लेंगे, उससे पहले एक बार देख तो लें। और वो करते करते करते, हालांकि कोविड के पहले भी ये था सिम्टम, गूगल करके अपनी बीमारियों के बारे में जानना, उसका इलाज जानना, और उसके बाद अगर डॉक्टर के पास गए तो फिर उसको जाकर डॉक्टर से भी डिस्कस करना उसके बारे में। मैंने कई डॉक्टर से सुना है कि वो परेशान आ जाते हैं कि पेशेंट्स ना आकर ये बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमने गूगल पर देखा था तो उसमें तो ये था। तो डॉक्टर्स भी परेशान आ जाते हैं इस बात से। तो सेल्फ डायग्नोसिस जो शुरू हो गया है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी, और डॉक्टर अर्नब ब्रूटा ने बताया कि लोग उस एक अजीब तरह के डर से भी ग्रसित हो जाते हैं। बीमारी नहीं है, फिर भी आप उस बीमारी को फील करने लग जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। और ऐसे कितनी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि पेशेंट्स जो है वो खुद अपना डायग्नोसिस करने लग गए और उनको लगा अरे नहीं है। दोनों तरह के खतरे हैं, या तो आप हद से ज्यादा एक डर में घिर गए, या फिर आप उसमें आपने ये सोचा कि अरे इसका ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी ओवर द टॉप जो मिलती हैं, ओवर द काउंटर जो ये मिलती हैं मेडिसिन, वो ले आए और अपना खुद का इलाज करने लगे। आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं। बंद कर दें? नहीं, इंटरनेट बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए ना कि आप इंटरनेट से आप खुद के डॉक्टर नहीं बन सकते। वो कुछ जनरलाइज सिम्टम्स दिए गए हैं, लेकिन उन सिम्टम्स को आप अपने ऊपर सीधा सीधा नहीं लागू कर सकते। अगर आपको लग रहा है, कुछ डाउट है, तो जाइए डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ठीक है शर्मिष्ठा जी, आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अनिमा भी है। अनिमा, हम डॉक्टर बनने पे खुद आमादा क्यों हो गए? वो भी आपकी एज वाले जितने भी लोग होते हैं, वो इंटरनेट पे इतनी डिपेंडेंसी के साथ अपना ट्रीटमेंट करने के लिए क्यों इतने परेशान नजर आते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप भी इंटरनेट से इलाज करती हैं? जी, मैंने कई बार ऐसा किया है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डॉक्टर तक जाने का रूट क्या है। डॉक्टर तक जाने का रूट ही इतना बिगड़ा हुआ है कि हमें ना चाहते हुए भी इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि एक सिंपल लाइन पे कि अगर मैं ये लिख रही हूँ कि मुझे नेक में पेन है और मुझे तुरंत इसका इलाज चाहिए है, तो वो इंटरनेट मुझे बताएगा कि आपको सर्वाइकल है और ये 4 एक्सरसाइजेस करिए और आपको तुरंत आराम मिल जाएगा।
मैंने वो 4 एक्सरसाइजेस करी और मुझे आराम मिल गया। अब वो जो रूट है डॉक्टर तक जाने का, वो इतना ज़्यादा जलेबी जैसा है। उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो या तो मैं सुबह 5 बजे उठ के उनका जो असिस्टेंट हैं उनको मैं कॉल करूं, अपना नंबर लगवाऊं। अब जो डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने रीच आउट किया है, तो मैं उनको कॉल करती जा रही हूँ। पहली बात, कॉल नहीं उठेगा। दूसरी बात, कॉल उठ भी जाएगा तो वो कहेंगे कि आपका नंबर 50th पे है, 55 पे है, 90 है, 90 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, डॉक्टर 20 ही लोग देखेंगे, उनके पास इतना ही टाइम है, उसके बाद उन्हें दूसरी जगह जाना है। तो उनकी जो हम जो फैसिलिटी चाह रहे हैं वो हमें मिल ही नहीं पा रही है, और उन चीजों से तंग आ डॉक्टर आपके घर आ जाए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, जैसे इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल है और इसका हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सही इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि बहुत ही आसान है, एक वेबसाइट में हम एक कंसल्टेंसी ले सके, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और उसके बाद हम डॉक्टर को उस समय से दिखा सके। पर ऐसी अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं है इंटरनेट पे। ऐसा है, आप वेबसाइट पे जाते हैं, डॉक्टर अपॉइंट होते हैं और मिलता है समय? पर वो चीज प्राइस पे भी आ जाती है। जाके अगर वो चीज 500 की पड़ रही है और फोन पे वो चीज 2000 की पड़ रही है, तो वो यूथ के लिए अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली उस यूथ के लिए जो अपने घर से दूर मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों में है, अपने एक स्मॉल टाउन से एक बिग टाउन में जाता है और उसको एक मिनिमम अमाउंट में अपना घर, अपनी सारी चीज़ें चलानी होती हैं। अगर वो जॉब भी कर रहा है, मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मैं पुणे में हूँ, तो मेरा जो अमाउंट मुझे मिल रहा है उसमें मेरे लिए वो चीज़ अफोर्डेबल नहीं है कि मुझे पेट दर्द हुआ तो मैं तुरंत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले। लेकिन थोड़ी सी बचत और थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में जीवन में बहुत कुछ खोने का रिस्क भी अनिवार्य रहता है। आप मेरे साथ रहिएगा। तो फिर आज हम बात कर रहे हैं उस इंटरनेट की जो कहीं ना कहीं आपका डॉक्टर बनता जा रहा है, और अगर ये इंटरनेट आपका भी डॉक्टर है तो फिर ये शो आज आप ही के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जब लौट रहा हूं। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज बात आपकी सेहत की, जो इंटरनेट के जरिए कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है, और बात आज उस इडियट सिंड्रोम की भी जो थोड़ा सा इडियोटिक है, और उसे समझने की कोशिश आज हम और आप मिलकर कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कैंसर सर्जन। डॉक्टर अंशुमान, असल में इंटरनेट पे किसी भी बीमारी का इलाज अगर ढूंढते हैं तो उसका जो एंड होता है वो सर कैंसर पे ही आके खत्म होता है। किसी भी बीमारी को अगर आप ढूंढ लीजिए तो वो सिम्टम कैंसर के होते हैं, और कैंसर बहुत डरावना है। सर, इस इडियट सिंड्रोम जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया, जरा मेरे व्यूअर्स को समझाइए कि असल में ये है क्या? इडियट सिंड्रोम एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म छोड़िए, उसका ये है कि ट्रीटमेंट ऑब्स्ट्रक्शन अगर करने लगे इंटरनेट के इंफॉर्मेशन से, उसको इडियट सिंड्रोम कहते हैं। अब इसको कैंसर से पहले आप परिभाषित कर लें। आपने इंटरनेट पे पढ़ा कैंसर के बारे में, स्तन कैंसर के लक्षण, उसमें बताया स्तन में गांठ का होना, ये तो बता दिया। आप फीमेल ने इस तरह से अपने स्तन को पकड़ा, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, उनको गांठ महसूस हुआ, और ये एक्चुअली गांठ थी नहीं, नॉर्मल स्तन के टिश्यूज को आपने गलत पकड़ा, क्योंकि इंटरनेट पे ये नहीं लिखा था पकड़ना कैसे है। अब आप कन्विंस हो गई कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच कराई, देखा, जांच कराई, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो भी कराया, कहा कि कैंसर नहीं है। अब आप दूसरे तीसरे जो डॉक्टर बुटरा जैसे कह रही थी भागते रहे, क्योंकि आप कन्विंस हैं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपको वाकई कैंसर है और डॉक्टर ने कहा सर्जरी करा लो। आप कन्विंस होके आ गई हैं इंटरनेट से कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है, ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है ट्रीटमेंट में। तो दोनों एक्सट्रीम है, और आप कन्विंस है कि गौमूत्र लेंगे कैंसर का इलाज हो जाएगा, ये भी इडियट सिंड्रोम में आता है। सिमिलरली इंटरनेट मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में है, लिटरेचर मैक्सिमम इंग्लिश में है। आपने जैसे मैं MRCS एडिनबरा का था, वहाँ पे दर्द का एक ही वर्ड है पेन।
अगर किसी ने जैसे अनिमा जी ने अभी कहा कि नेक पेन के लिए आपने किया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन है, आपको एक्सरसाइज बता दिया गया, नेक पेन कम हो गया। लेकिन अगर ये डिस्क प्रोलैप्स होगा तो डिस्क हर्निएशन होगा, पैरालिसिस हो जाएगी इंटरनेट के कारण। इंटरनेट ने ये नहीं बताया। सिमिलरली पेन आपने इंटरनेट पे डाला, ये तो सही है। मैं MBBS जब पटना मेडिकल कॉलेज से कर रहा था, मुझे वोकेबलरी समझनी पड़ी, क्योंकि वहाँ लैंग्वेजेज बहुत थे, भोजपुरी, मैथिली, मगही, वजिका, और जो बिहार के दर्शक होंगे समझ सकते हैं, दर्द को टपटपाना, भगभगाना, परपराना, चरचराना, और उससे समझ में आता था इसको बर्निंग हो रही है, ये अंडरलाइन पस है, या किस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये इंटरनेट आपका नहीं समझा, तो ये आपके इडियट सिंड्रोम कैटेगरी में आएगा कि आपने पेन डाला, पेन का ट्रीटमेंट आया और पता चला अंडरलाइन पस था, आपका पस ड्रेन नहीं हुआ, सेप्टिसीमिया में चले गए। यही जरूरत है एक इंटरफेस की। इंटरनेट और मरीज के बीच में इंटरफेस डॉक्टर बनता है। अब जमाना आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें एक्चुअल डाटा रहेगा, लेकिन इंटरफेस क्लिनिकल डिलीवरेबल सिस्टम में अभी भी डॉक्टर को रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करेगा, उसमें है रेडियोलॉजी, एक्सरे की रिपोर्टिंग, सिटी स्कैन की रिपोर्टिंग, पैथोलॉजी, क्यू, जो अरुणिमा जी की प्रॉब्लम थी क्यू की, कतार में लगने की, AI आपको उस तरह से करेगा कि आपके लोकेलिटी में इस जगह खाली है। फाइनेंस की जो बात आती है, हम क्यों आंख पे पर्दा डाल के बैठे हैं कि प्राइवेट में मरीज को फीस देनी पड़ती है, सरकारी अस्पताल कहाँ चले गए, उसकी भी बात करनी चाहिए कि सरकारी अस्पताल में क्यूइंग सिस्टम हो, सरकारी अस्पताल में अपॉइंटमेंट मिले, आप जाके सर वहाँ क्या होता है आप जानते हैं सर अच्छे, उसको ठीक करना है। ज़माने बीत जाते हैं। रिक्वायरमेंट ये है ना कि रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट से इडियट सिंड्रोम के कारण आपका इलाज गलत हो जाए। तो आपको पूरे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को एक अम्ब्रेला में डालना है, प्राइवेट गवर्नमेंट का गैप खत्म करना है, गवर्नमेंट में सेवाएं मुहैया कराई जाए और प्राइवेट का कंट्रोल मेथड लाया जाए कि किस तरह से अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हो जाए। ये जब तक करेंगे तभी हेल्थ केयर डिलीवरी। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, आपको नहीं लगता कि डॉक्टर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़े टास्क के तौर पे, कई डॉक्टर्स के पास हम जाते, मेरे तमाम पैनलिस्ट इत्तेफाक रखेंगे, हाँ जी क्या हुआ, अच्छा कितने दिन से, अच्छा जाइए। सर जब तक वो कन्विंसिंग पावर, जो समझाने की कला है, वो जब तक पूरी तरीके से सीख नहीं पाएंगे या वो बता नहीं, वो डॉक्टर्स बेहद अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब तक वो कम्युनिकेशन स्किल उतनी डेवलप नहीं होगी कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, तो आपको नहीं लगता ये विश्वास इसलिए भी दरक रहा है और ये भी एक बड़ा टास्क है किसी भी डॉक्टर के सामने? बिल्कुल घनश्याम जी, हिट द बुल्स आई। इंडिया में अभी भी लैकिंग है। कई साल से मैं रिकमेंड कर रहा था कि एथिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल MBBS की पढ़ाई में इंक्लूड होना चाहिए। हालांकि एक चीज और मैं इंक्लूड कर रहा था, 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारत के 6 दर्शन। एक कम्युनिकेशन की दिक्कत, कम्युनिकेशन हमें इंप्रूव करना है। एथिकल दूसरा जो कंपोनेंट है, जब भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसमें आप डॉक्टर साहब के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत वर्कशॉप्स करी डॉक्टर्स के लिए कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इसलिए कि आप जो बताना चाहते हैं कि बीमारी के साथ साथ क्या हो सकता है अगर आप इसको निगलेक्ट करेंगे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्शन रेज करी, इतना टाइम कहाँ होता है, इतना टाइम कैसे निकाल सकते हैं। और एक डॉक्टर ने कहा मैं इतना मीठा नहीं बोल सकता, बस मैंने बोल दिया ना कि ये बीमारी है, इसका इलाज नहीं कराओगे तो मर जाओगे। तो आप सोचिए कि क्या फियर डेवलप हो रहा है। तो बोले ये डॉक्टर तो बदतमीज है, ये डॉक्टर एक सेकंड के लिए मुंह रोक पे रहा हूं। मारता है। जिस फियर की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर से कई बार पहले उनके असिस्टेंट और कंपाउंडर वो फियर बाहर से ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मतलब जब तक डॉक्टर तक आप जाते हैं तो उस फियर चैम्बर को आप समझ चुके होते हैं। तो भाई इनका असिस्टेंट इतना गुस्से में बैठा है तो डॉक्टर से तो हम क्या ही बात कर पाएंगे। तो यह बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन ये बिल्कुल गुस्से की बात नहीं होती, होती है, लेकिन ये बात होती है कि आप जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है बीमारी की, उसको किस तरह से आसानी से उसके अंदर उसको समझा सकते हैं। ये स्किल हर आदमी में होना चाहिए, माँ बाप में बच्चों के लिए, बच्चों को आपस में, टीचर्स को हर एक के लिए, बच्चे को किस तरह हैंडल करना है। इसी तरह डॉक्टर्स को बोलना आना चाहिए जो कि नहीं आता। आप प्लीज़ मेरा बुरा ना मनाएं किसी बात का डॉक्टर अंशुमन, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल्स के सिर्फ कोर्स नहीं होने चाहिए,
टाइम टू टाइम जो है वर्कशॉप्स होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी थकता है, डॉक्टर भी एक फैमिलीड आदमी है, उसको फैमिली से डिमांड है, उसको वर्क से डिमांड है। ठीक है, और ज़्यादा हॉस्पिटल्स और ज़्यादा डॉक्टर्स, सुविधाएं होनी चाहिए, आपको एक इंटरफेस भी होना चाहिए बीच में, जैसे आपने कहा कि भाई कोई इंटरनेट पे बैठा हो या कोई टेलीफोन सर्विस में बैठा हो जहाँ पे डॉक्टर से बात हो सके। लेकिन इसके अलावा बात कैसे होगी अगर आप लठ मारते हैं? तो ये डॉक्टर्स की समझ में ये बात नहीं आती। लेकिन मैं एक और बात रेज करना चाहती थी आपके लिए कि कौन है जो बार बार डॉक्टर को रिपीटेडली वही सवाल पूछता है और डॉक्टर की पेशेंस छूट जाती है। वहाँ पे आप हर डॉक्टर के साथ एक साइकोलॉजिस्ट बिठाएं। मैं अपना प्रचार नहीं कर रही कहाँ कितने लोगों के पास मैं जाकर बैठूंगी, मैं सब्जेक्ट की अहमियत आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। जैसे हम कहते हैं भाई उस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर से बात करने से ही आधी बीमारी दूर हो जाती है। इसका मतलब आधी बीमारी आपकी साइकोलॉजिकल है, आधी बीमारी का इलाज वो कर देंगे। तो जो आधी बीमारी के जो क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं और वो जवाब देने में या तो सक्षम नहीं है या उसके पास टाइम नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को समझे पेशेंट की, और वो देखे कि इसमें रेपिटेटिव बिहेवियर है, यानी कि ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या उसमें एंजाइटी है कि वो एक ही दिन में सारा इलाज समझना चाहता है और वो ठीक होना चाहता है, कोई ऐसा जादू भरी दवाई दे दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। आप ये बेतुकी बातें मेरे साथ क्यों कर रही हैं? हाँ मैं बीमार हूँ और मुझे दवा चाहिए, लेकिन ये जो मैं पूछती हूँ कि आप बचपन में कैसे थे, तो कहता है कि मैं एक लेसन को 10 बार पढ़ता था क्योंकि मेरे को तसल्ली नहीं होती थी। तो ऑब्सेशन तो वहीं से आया है। तो अब आप 10 बार एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर 10 बार वही बात क्यों सुनेगा आपकी? मुझे लगता है तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स की जो कमी है ये इंटरनेट पे आपको ले जाता है। ठीक है, छोटा सा जवाब और चाहिए, शमिष्ठा के फिर जा रहा हूँ। मैम, जिस मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक को आप डॉक्टर के साथ बैठाने की बात कर रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे जाने की वजह ये भी है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल डॉक्टर की फीस है, वो बहुत अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए लोग इंटरनेट पे जाते हैं। आप डॉक्टर के साथ एक मनोचिकित्सक भी बैठा देंगी, यानी हमें डॉक्टर को भी फीस देनी पड़ेगी, फिर मनोचिकित्सक को भी देनी पड़ेगी। हम ये तो पॉकेट से बाहर चले जाएगा ना। ये एक सिस्टम क्रिएट करना है। जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि भाई ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या ये डॉक्टर्स की डिवीजन इस तरह हो कि हर कोई आदमी अफोर्ड कर सके। ये हेल्थ सिस्टम को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत बहुत है, लेकिन मानसिकता को आप शारीरिक प्रॉब्लम से दूर नहीं कर सकते, और इसीलिए आदमी इंटरनेट पे जाता है तो वो गुमराह होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, सही राह पे नहीं आ पाता, क्योंकि इंटरनेट भी आपको साइकोलॉजिकली फिजिकल डिजीजेस से आराम नहीं दे सकता, और आपकी जो चिंताएं बढ़ती हैं बीमारियों का सुनकर, दवाइयों के बारे में पढ़कर, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए जो जिसका अंदाजा आपको नहीं है। ठीक बात है। तो शमिष्ठा जी, जिस बड़े पॉइंट की आज हम बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक तस्वीर निकल के आती है कि देखिए जो हमारा हेल्थ सिस्टम है और जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो क्या कुछ स्टैट, कुछ आंकड़े, कुछ ऐसी जानकारी जिसके जरिए हम ये समझ पाएं कि असल में जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से हमें मिल नहीं रहा है, यानी मांग और आपूर्ति के बीच में एक बड़ा गैप है जिसे मेंटेन किए जाने की जरूरत है, और जब वो गैप मेंटेन नहीं हो रहा है तब फिर हम इंटरनेट जैसे विकल्प ढूंढते हैं।
बिल्कुल घनश्याम जी, देखिए हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवरबर्डन्ड है। ये फैक्ट किसी से भी छुपा नहीं है, ये सबको पता है और इसके लिए जितना भी काम हो जाए उतना कम है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 15 हॉस्पिटल और खोल दीजिए तभी भी इतनी ही भीड़ रहेगी, तभी भी हेल्थ केयर सिस्टम पर उतना ही दबाव रहेगा। तो ये एक समस्या है जिसका कि निदान कब तक निकलेगा पता नहीं। और यही एक वजह भी है कि लोग इंटरनेट की तरफ भागते हैं, क्योंकि अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाएं तो डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर तसल्ली से आपके सारे सिम्टम्स के बारे में सुने। आप कहीं पर भी जाइए, आप देखिए डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपने बताना शुरू किया, आपने 2 या 3 सेंटेंस बोले और वो प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंट को लगता है कि इन्होंने हमारी बात तो पूरी तरह सुनी नहीं, तो हमारा इलाज कैसे होगा। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ जाते ही पहले ही आपको इतने सारे टेस्ट बता दिए जाएंगे कि आपकी वो बजट से बाहर चला जाता है। बजट एक बहुत बड़ा इशू है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और क्योंकि आप जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम का प्राइवेट में, तो आप कहीं पर भी जाइए, जो टेस्ट नहीं भी चाहिए, हमें खुद को मालूम है कि मुझे खांसी नहीं है, मुझे जुकाम नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, लेकिन एक्सरे के लिए मुझे भेज दिया जा रहा है। तो अब आप उसमें आपको लगेगा कि जाएंगे तो फिजूल के आपके इतने टेस्ट हो जाएंगे, उसका भी आप हो रही कि हम क्या करें। ये मतलब डॉक्टर साहब ने ना हमारी बात ठीक से सुनी नहीं। तो जब तक लंबे लंबे टेस्ट ना हो जाए, बिल्कुल कंफर्मेशन ना हो जाए, तो जो डर है इस चीज के बीच में ना एक चेक एंड बैलेंसेस की जरूरत है। और लेकिन आज पैनल में 2 डॉक्टर हैं, आज हमारी बात सुन के जाएंगे शर्मिष्ठा। ये बिल्कुल और उसका निदान भी बता रहे हैं। हाँ। लेकिन साथ में घनश्याम जी इसमें एक और चीज की जरूरत है कि जो भी इंटरनेट पर इस तरह के नुस्खे और इलाज बता रहे हैं ना, तो उस पर भी एक रेगुलेशन की जरूरत है। असल में ये विश्वास पैदा क्यों नहीं होता है? क्या लगता है कि डॉक्टर्स पे ये विश्वास ना होने की वजह क्या है? बेवजह के टेस्ट कराते हैं, लूटने की दुकान खोली हुई है, इस डॉक्टर का तो काम ही ऐसे है, जाओ अब 20 टेस्ट बता देते हैं। क्या इस तरह की थॉट प्रोसेस चलता है मन में? जी सर, पहली बात तो हम तो वोक यूथ कहे जाते हैं ना, तो वोक यूथ क्यों चाहेगा कि वो इंटरनेट पे जाके अपना ही इलाज करे? नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि उसका इलाज डॉक्टर करे, 1 to 1 बैठे, बात सुनी जाए और उसके बाद उन्हें कुछ टेस्ट लिखे जाएं जो कि लाइबल हों और क्रेडिबल भी हों, जिनके पैसे अगर हम दे रहे हैं तो हमें पता चले कि हाँ उन्होंने जो टेस्ट लिखे हैं उनकी ज़रूरत थी। अब अगर हम एक इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं, हाँ। उसका रीजन एक बिहेवियर बहुत बड़ा है और फाइनेंस बहुत बड़ा है। मेडिकल साइंसेज की सारी बातें हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं और आखिरी पड़ाव इस शो का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम्स की बात सोल्यूशन की, तो रहिएगा मेरे साथ। साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम, सुख धाम धन धाम। देखिए साईं बाबा सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट से बने डॉक्टर्स की। कोई डॉक्टर है, बेहद अहम शो है, आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, बात सोल्यूशन की होगी। मेरे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। तो डॉक्टर अंशुमन, क्या कभी ओपीडी के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट आके बताए कि देखिए सर मुझे ये सिम्टम है और मुझे कैंसर हो गया है, डायग्नोस वो करके आया हुआ है और अब आपको बोल रहा है ट्रीटमेंट करते हैं? सर इस तरह के केसेस आते हैं क्या अक्सर? रेगुलर विदाउट मिस हर हफ्ते इस तरह के केसेज आते हैं। 2 तरह के केसेज कॉमन होते हैं, एक ये, दूसरा ये कि कहीं किसी व्यापारी के पास, व्यापारी इसलिए कह रहा हूं कि वो क्वालिफाइड आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं है, व्यापार चला रहा है, उसके पास गौमूत्र से इलाज करा रहे हैं, हमारे पास आता है, कहता है जांच कर दीजिए क्योंकि वो कैंसर ठीक हुआ है कि नहीं चेक करना है। तो मैं पूछता हूं कि जो इलाज कर रहा हो तो जानता होगा जांच करना। एक ये आते हैं, दूसरे आते हैं कि ये डिटेक्शन हो गया है कैंसर का और कैंसर के लिए, ऐसे रोगी को पहले मैं मौका देता हूं बोल लेने के लिए, पूरी बात कह लो, क्योंकि उसकी समस्या ये नहीं है, उसकी समस्या ये है किसी ने सुना ही नहीं उसको। जब पूरी बात हो जाती है तो स्टेप बाय स्टेप उसको फ्लो डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि कैंसर क्या है, कैंसर अगर इस अंग में आपको लग रहा है तो इसके लक्षण, जो और भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, फिर आपको हो क्यों रहा समझा दीजिए। समझाने के बाद उनको, जो व्यापारी के चक्कर में पड़े हैं
उनका इलाज बड़ा मुश्किल है कि उनका वो इडियट सिंड्रोम वाले जिनको एक्चुअल कैंसर है लेकिन वो इलाज अपने गौमूत्र और गोबर से करा रहे हैं तो उनका इलाज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सर, जो गौमूत्र और इससे क्या दिक्कत है सर? गौमूत्र से दिक्कत मतलब मैं है, ये नहीं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट होता होगा हाँ, जो आप नहीं, बता नहीं, रहे हैं, बिल्कुल लेकिन दिक्कत क्या है। हम इसे खारिज कर दें? हाँ बिल्कुल खारिज कर दें। आयुर्वेद की कॉन्फ्रेंस में मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया, मैंने उस पे वहाँ के वाइस चांसलर डीन सबसे पूछा कि किस संहिता में इसका वर्णन है कि गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है, किसी ने नहीं बोला। आज विज्ञान एविडेंस बेस की बात कर रहा है। आप इस्तेमाल करें स्मार्टफोन, 5G टेक्नोलॉजी और कहें गौमूत्र से इलाज होता है कैंसर का, तो अर्बुद ग्रंथि जो आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है, महर्षि सुश्रुत और चरक ने भी नहीं लिखा था कि उसमें अर्बुद और इसका इलाज गौमूत्र से होता है। पंचगव्य एक चीज थी जिसका गाय के मूत्र का जो वर्णन था इसलिए था कि जड़ी बूटियां गाय खा के आ रही थी, उनके यूरिन में वो ये एल्कोलाइड्स निकल रहा था। अच्छा। आज आपकी गायें प्लास्टिक खा रही हैं और कचरे खा रही हैं, उनके मूत्र में पॉइजन निकल रहा है। तो इस चक्कर में ना पड़े। ये अच्छा किया आपने, एक जागरूकता के लिए ये भी क्लियर कर दिया। तो कैंसर के इलाज के नाम पे गुमराह होना ये भी इडियोटिक सिंड्रोम है, और कैंसर नहीं है फिर कैंसर के लिए ऑब्सेशन हो जाना ये भी इडियोटिक सिंड्रोम है। और ऐसे रोगियों को हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इतनी ज़्यादा होने लगती है कि वो कन्विंस नहीं होता है, वो काम से यूजुअली भागेगा जो काम कर रहा होगा, पूरे टाइम घर में लेटा रहना चाहेगा और चाहेगा परिवार या दूर वालों के अटेंशन की, देखो मैं तो बीमार हूँ, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है। और ये कोई जांच यहाँ उपलब्ध नहीं है, कहीं और ले चलो, वहाँ जांच कराओ मेरी, मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है, लोग समझ नहीं रहे हैं, डॉक्टर यहाँ का काबिल नहीं है जो समझ रहा है। जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं है। और जब फाइल जितनी मोटी होने लगे किसी मरीज की एक बीमारी के सर्च में, मतलब उसकी बीमारी उतनी कम है, मतलब थिकनेस ऑफ फाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिवियरिटी ऑफ डिजीज। जितनी मोटी फाइल उतनी छोटी बीमारी। And is directly proportionate to the anxiety that of he the patient. suffers. Yes. नोसोफोबिया सर मैं पढ़ रहा था डॉक्टर अंशुमान, नोसोफोबिया क्या है? क्योंकि इतना मैं समझ पाया उसके हिसाब से क्रोनिक डिसीज होने का डर किसी भी पेशेंट को लगातार होता है। सर ये क्रोनिक डिसीज तक बात कैसे पहुंच जाती है? एक्यूट डिजीज हर समय मैनिफेस्ट करती है, जैसे इन्फेक्शन हुआ, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, या चोट लग गई पेन हो रहा है, या पस हो गया तो दिख रहा है पस है। क्रोनिक डिजीज में बहुत सारी चीजें मास्क होती है। अच्छा। जैसे डायबिटीज को कहा जाता है क्रोनिक डिजीज, ओके। लेकिन आपको शुगर में टेस्ट में आ जाता है। कुछ क्रोनिक इलनेस ऐसे हैं जो कि टेस्ट में नहीं आते हैं। तो क्रोनिक डिजीज का बहाना सबसे अच्छा बहाना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है। लंबे ड्यूरेशन के लिए, क्रोनिक डिजीज का ड्यूरेशन भी लंबा होता है, लंबे ड्यूरेशन के लिए ऐसा इंसान कन्विंस रह सकता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, और अपनी एंग्जाइटी को क्रॉस ट्रांसफर करता है, मतलब एंग्जाइटी कहीं और की है, ट्रांसफर कर रहा है अपना फिजिकल बीमारी पे। इसको कहते हैं। फिर ऐसा इंसान उलझना चालू करता है, फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर, डोर टू डोर टॉसिंग, वन पैथी टू अनदर पैथी, और ये इंसान उलझ जाता है एक मकड़ जाल में और बहुत बुरी तरह से फंसता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्लैक शिप हैं मेडिकल में, मेडिकल से मतलब है पूरा साइंस, MBBS, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, योगा, इसमें जो कि उसको गुमराह करके और उसका कुछ गलत इलाज भी करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को जागना जरूरी है। अपनी एंग्जाइटी के लिए डॉक्टर ब्रूटा जैसे साइकोलॉजिस्ट बैठे उनके पास जाएं और माने कि आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि मानसिक रोग को लोग मान ही नहीं रहे कि उनको मानसिक रोग है। पहले एक्सेप्टेंस लाएं और उसको ठीक करें। फिजिकल अगर है तो डॉक्टर ठीक करेगा, लेकिन मानसिक रोग है तो मनोवैज्ञानिक के पास जाएं। आप भटके नहीं रह। मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि मानसिक रोग से लोग डरते हैं और वो वहाँ से भागते हैं। किसी ने कुछ कर दिया, किसी की नज़र लग गई है, किसी ने कुछ खिला दिया है, तो तावीज़ पहन लो, तांबा पहन लो, ये वाली अंगूठी पहन लो और वो सारा झाड़ा करवा लो, लेकिन तब भी आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक भटकते हैं। जो आप क्रॉनिक बीमारी का बात कर रहे थे, मैं वहाँ जोड़ूंगी इसको। तो मैं कहती हूँ कि जिनको क्रॉनिक बीमारी है और जिनकी फाइल मोटी होती जा रही है, किसी को ध्यान नहीं आता कि हमारे अंदर एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है। आपको बीमारी, लंबी बीमारी से बहुत फायदे होते हैं।
कोई आपको नहीं कहता घर का काम करो, कोई आपको नहीं कहता कि आप कमा के लाओ, कोई आपको नहीं कहता कि भाई अपना बिस्तर तो बना लो, राइट? तो इसका मतलब है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाते हैं और आपको बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, सहानुभूति मिलती है। हाय बेचारा बहुत बीमार है, चलो उस डॉक्टर के जहां कहता है उसको ले चलते हैं। तो वो आपको ऑक्यूपाइड रखता है, वो आपको बिजी रखता है कि आपके ध्यान में ये ना आए कि मैं थक गई, या आपके मन में ये ना आए कि ये लाइबिलिटी है फैमिली के लिए, या आपके मन में ये ना आए कि ये बहानेबाजी कर रहा है। तो झाड़ा तक आप पहुंच जाते हैं और उधर बेस्ट डॉक्टर तक आप पहुंच जाते हैं, यानी कि जो भी पैथी आप करना चाहते हैं। लेकिन साइकोथेरेपी आप नहीं कराना चाहते, काउंसलिंग नहीं कराना चाहते। पूरी फैमिली की यहाँ काउंसलिंग होगी, किस तरह से उसके साथ पेश आना है, कितनी उसकी सुननी है, कितनी नहीं सुननी है। ना सुनने से भी उसके सिम्टम्स कम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि इमेजिन्ड सिम्टम्स हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एंजाइटी खुद ही जनरेट करके हाई कर लेता है, और आप उसकी हाई तौबा में आकर उसको जगह जगह घुमाते रहते हैं। सो ये मैं कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ, ये तो कह रहे हैं ना घनश्याम जी के आपका बिल बढ़ जाएगा, वहाँ साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाना पड़ेगा, उसके बिना आपका गुजारा नहीं है। 10 रुपए की पूजा करवा लो, लाख रुपए की पूजा करवा लो, झाड़ा करवा लो, वो सब कुछ नजर उतर जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो करवा के तो बिना फीस के आप देख लेंगी पेशेंट्स को? मैं देखती हूँ, जो नहीं काबिल मेरी फीस देने के लिए उनको मैं बहुत बार छोड़ देती हूँ, मैं नहीं लेती उनसे फीस। लेकिन सवाल ये है कि हम सब यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ चलते हैं। सो आई थिंक के रियलिटी को रखें और हम इमोशंस में बह ना जाएं। तो मैम वही रियलिटी का बहुत हिस्सा जरूरी है कि जेब भी अफोर्डेबल हो और पेशेंट क्लाइंट में तब्दील ना हो जाए, ये भी हमको ध्यान रखना होगा। आऊंगा मैम, शमिष्ठा मेरे साथ हैं। शमिष्ठा जी, असल में हमने कई बार देखा है कि एक बीमारी को बस आप गूगल पे देख लीजिए, फिर उसके बाद जो साइबर कॉन्ट्री का जिक्र अरुणा जी कर रही थी, उसके बाद वही इंस्टा रील्स आपको मिलती हैं, वही वीडियोस मिलते हैं, वही डॉक्टर्स दिखाई देते हैं, और डॉक्टर्स दिखाई नहीं देते हैं, बड़े खतरनाक थंबनेल्स के साथ दिखाई देते हैं कि अगर ये उनकी वीडियो नहीं देखी तो फिर आज दुनिया खत्म होने वाली है, या फिर इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि वो कौन सा ट्रीटमेंट होगा, कौन सा उपचार होगा। तो ये बाजारवाद किस तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री पे हावी हो गया? शमिष्ठा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा घनश्याम जी। ये जिस तरह से बाजारवाद, कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो क्लिक्स के लिए ना यू नो टू ग्रैब योर आई बॉल्स, जो एक टर्म है मीडिया इंडस्ट्री में, तो उसके लिए वो इतना सनसनीखेज थंबनेल लगाते हैं, और वो कैसी बातों पर, सर दर्द है ये कहीं कैंसर का लक्षण तो नहीं है, बैकएक है ये कहीं कैंसर का लक्षण तो नहीं है, ये लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। तो आप तुरंत, अगर किसी के भाई सर दर्द ऐसी चीज है, आपको गर्मी से हीट स्ट्रोक होगा तो सर दर्द हो सकता है, आपको अगर कुछ भी इंडाइजेशन है तो भी सर दर्द हो सकता है, वो भी, तो किसी भी चीज, थोड़ी सी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सर दर्द हो सकता है। अब सर दर्द आपको अगर 6-7 बार हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स, तो आप तो तुरंत टेंशन में आ जाएंगे कि ये कहीं कैंसर का लक्षण तो नहीं है। फिर जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कंसल्ट करें डॉक्टर को, लेकिन आप एक आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास किसी इंसान से पूछें तो कितनी बार डॉक्टर के पास जा सकता है इस चीज के लिए, अपने इस वहम को दूर करने के लिए, और कब जाए कब ना जाए, कब एक्चुअली कहीं वो हुआ ना कि शेर आया और फिर पता चला जब एक्चुअली शेर आया तो शेर लेकिन शमिष्ठा जी, कैंसर का जो आंकड़ा है ना वो पिछले कई सालों में बढ़ा भी है। मुझे लगता है तो उसको लेके लोगों को आसानी से डराया जा सकता है। पहले हम आसानी से जा सकते किसी गांव में, किसी दूर रिश्तेदारी में किसी को कैंसर हुआ है, अब तो आपके पड़ोस में और भगवान न करे आपके घर में कई कैंसर के पेशेंट्स हो जाते हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ा है और इस बढ़ते हुए आंकड़े को लेके डराया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए छोटी छोटी बातों पे, किसी ने बताया कि गले में थोड़ी सी खराश हुई, खांसी हुई थी, फिर बाद में पता चला, टेस्ट कराया, जब नहीं ठीक हो रहा था 1 हफ्ते तक टेस्ट कराया, पता चला कि उनको थ्रोट कैंसर है। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इसके साथ ही जो इंटरनेट पर, मेरा तो ये मानना है कि कम से कम इस पर एक रोक लगाई जानी चाहिए कि कम से कम लोगों को हेल्थ का डर दिखा के उससे बिजनेस ना किया जाए, उसको सेंसेशनलाइज ना करने दिया जाए। इस तरह के एक रेगुलेशन की जरूरत है। उम्मीद है आने वाले टाइम में। बट शर्मिष्ठा जी, एक बड़े पॉजिटिव नोट से मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इसकी रोक घर में ही अवेलेबल है। आप देखिए, हम बच्चों को टोकते हैं, ये इंटरनेट देखते रहते हैं, ये गूगल देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। हम कहते हैं बड़े लोग भी हर वक्त, आप देखिए फेसबुक है, आप इंस्टाग्राम है, आप ये सारे चैनल्स देखिए, अब वहाँ पे पूछा जाता है क्या आप ऐसे और देख सकते हैं तस्वीरें, तो वो टिक मार्क करता है हाँ, मुझे कैंसर के बारे में बताओ, मुझे हेडेक के बारे में बताओ। तो वो सारा दिन वही देखता रहता है, तो दिमाग तो खराब होना है ना। और घर वालों को वहाँ पे रोक लगानी चाहिए। इतना टाइम आप मोबाइल पे लगाओगे या अपने लैपटॉप पे लगाओगे, नहीं मैम, इस पर नहीं रोक लगाई जा सकती, क्योंकि बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। मैम पर ये कितना फिजिबल है, स्कूल का होमवर्क फोन पे आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए। मुझे लगता था स्कूल में पहले कभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए बिना पढ़ाई नहीं हुई, लग रहा है हमने तो कभी पढ़ाई नहीं। अब बिना व्हाट्सएप ग्रुप के पढ़ाई नहीं हो पाती। उनके कई ऐप बन गए जिसमें बच्चा 24 घंटे लगा रहता है। आप कितनी मॉनिटरिंग कर लेंगे मैम? आप भी बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, मैं भी करता हूं, कैसे मैम? बड़े लोग जो इंटरनेट हर वक्त देखते हैं और उसका चस्का देखते हैं, और वो हाइपोकॉन्ड्रियक हैं और वो बीमारी को ही स्टडी करते रहते हैं, आई थिंक उनसे कोई भी छीन सकता है मोबाइल के, तेरा टाइम बहुत ज्यादा हो गया, खबरदार। अब तुम प्राणायाम करो, अब तुम कोई गेम खेल के आओ नीचे, अब तुम घर से बाहर निकलो, कमरों में बंद रहना बंद करो। अब ये प्राणायाम अगर आप करेंगे, उससे हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी बेटर होगा, क्योंकि आपके अंदर रिलैक्सेशन होगी। बिल्कुल। तो अर्णिमा, कितना पॉसिबल है इंटरनेट को खुद से दूर कर पाना? मुझे लगता है इंटरनेट के बिना कई बार तो अनकॉन्शियसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बस देखते चले जाते हैं। क्या लगता है वाकई इंटरनेट को दूर कर सकती है आज की जनरेशन, या हम लोग भी, कोई और भी, हमसे बुजुर्ग लोग भी? हर समय नहीं, पर कुछ समय तक। मैं ये जरूर कहूंगी कि कुछ समय के लिए करना चाहिए, लेकिन कर सकती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही, ये पॉसिबल है अगर आपके अंदर पेशेंस है। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो हम सुबह उठते हैं और मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है कि ऐसे तो कहते हैं कि स्टार्टिंग के 7 मिनट पहले आप आराम करते हो, उठते हो, पर फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम नेट खोलते हैं और नोटिफिकेशंस देखते हैं कि नोटिफिकेशंस क्या है, आज ऑफिस का कुछ नया अपडेट तो नहीं है, कोई मीटिंग तो नहीं है 9 बजे की लगा दी हो, कोई सिंक हो। तो हम सबसे पहले हम ईगर है, हमारी लाइफ इससे चल रही है, हम 1 वे कांटेक्ट में हैं। जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बिना इंटरनेट के काम कर सकूं। और मैं अगर बच्चों की बात करूं, अगर मैं उनकी बात करूं जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो वो कोचिंग कर रहे हैं, फोन से ही पढ़ रहे हैं, फोन से ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर वो लगन पे आ जाती है बात, हार्ड वर्क पे आ जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो यूट्यूब पे एक केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं और पीछे से फ्रेंड का मैसेज आया है या कुछ सर्च कर रखा है, तो वो बैक स्क्रीन पे जाके उसे खोले ना। ठीक है, तो बदलती हुई चीजों को खुद में ढालना जरूरी है, लेकिन नियम के साथ, संयम के साथ। मैं वाइंड अप करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अंशुमन 2 टिप मैं जरूर चाहता हूं कि मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इंटरनेट वाले डॉक्टर से कैसे बचना है। जी देखिए, अभी तो बात हो रही थी, एक तरफ हम खारिज कर रहे हैं इंटरनेट बिल्कुल ना करें, दूसरी तरफ करें, ऐसा संभव नहीं है। ये हम पेंडुलम की स्थिति में चले गए, एक एक्सट्रीम पे 1 है, दूसरे एक्सट्रीम पे 2 है। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। डोंट ट्राई टू बी स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। ओन देम, उसके मालिक बनो, गुलाम मत बनो। नंबर 1, जुडिशियस इस्तेमाल। जुडिशियस इस्तेमाल का मतलब है कि जहां से भी इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन लें, क्रेडिबल होना चाहिए। जितना ज्यादा डरावना थंबनेल जो आपने बात कही हो, उतना फेक इंफॉर्मेशन उसमें होगी। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का मतलब है, कुछ साइट्स हैं, कैंसर की साइट्स बहुत ऐसी हैं जिसमें, तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ही लें और उसकी पुष्टि अभी के तौर पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर करें। ठीक है, एक टिप मैं जोड़ दूं सर? जी।
डीडी किसान जरूर देखें और सच के साथ देखें। एक सच के साथ देखें। चलिए, यही क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिबल पैनलिस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकाला, चर्चा में जुड़े। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो फिर ये कोशिश है कि आज से कम इस तरह की भ्रामक जानकारियों में हमने नहीं फंसना है। बहुत समझदारी के साथ खुद को परखना है, अपनों को परखना है, इलाज की सारी बारीकियों को समझना है। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जब इलाज करने की बात है, उपचार करने की बात है, तो डॉक्टर से परामर्श लेना है। और हाँ, आजकल गर्मियाँ बहुत है, पानी भी खूब पीना है और चेहरे की मुस्कुराहट को कायम रखना है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखते रहिए सच के साथ। नमस्कार।